हम लोग इंडेमनिटी खत्म कर चुके थे और गारंटी भी स्टार्ट कर चुके थे। यस मैम। लास्ट टाइम क्लास में थे तुम उत्तम? यस मैम थे। ओके चलिए ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। आई होप कि यहाँ पे हो। ये सब हो चुका था, ये भी हो चुका था। एसेंशियल्स 4 हैं, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट से अगर मिले, कंसीलमेंट करके अगर हम कोई एग्रीमेंट देते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई हमको गारंटी मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट के या उस एग्रीमेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इफ पर्पसफुली क्रेडिटर और डेटर हाइड समथिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी, तो वैसी गारंटी क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। बिल्कुल। और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, क्रेडिटर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ओके चलो वापस आते हैं यहाँ पे। काइंड्स ऑफ गारंटी हम लोग को पढ़ना है। एब्सोल्यूट, ये दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटी जो हो सकता है। जैसे कि एब्सोल्यूट गारंटी। एब्सोल्यूट गारंटी मतलब ये बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, इसके परफॉर्मेंस में कहीं कोई कंडीशन नहीं है। इफ ही डिडंट पे यू बैक whatever amount you have given on credit, I will pay you back. This is as absolute as it is. ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट गारंटी बोलते हैं। अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे या प्रॉमिस टू परफॉर्म इज नोन एज एब्सोल्यूट गारंटी। कंडीशनल गारंटी क्या होता है, अगर उसमें कुछ कंडीशन इमीडिएटली अगर वो पार्टी फेल कर जाता है, नहीं देता है, तो कंडीशनल गारंटी में कुछ ना कुछ कंडीशंस रहेगा। जैसे कि सपोज करो कि आपका टेन्योर है और उस टेन्योर पूरा होने पर ए और बी और सी, तो ए और बी क्या है, प्रिंसिपल। मान लो कि ए है प्रिंसिपल डेटर, बी है क्रेडिटर और सी है सिक्योरिटी। तो बी के तुरंत, बी क्या है, ए है प्रिंसिपल डेटर, तो ए के फेल हो जाते हैं। सपोज करो कि उसको 6 साल बाद या 5 साल बाद वो लोन वापस कर देना है, लेकिन 5 साल बाद उसने लोन वापस नहीं किया, तो इमीडिएट उसके फेल होने पर, नहीं पे कर पाने पर, ऐसा नहीं है कि अब क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर साइन करते समय ये कह सकता है कि अगर वो फेल करता है तो आई विल गिव मी 6 मंथ, हम लोग 6 महीना वेट करेंगे, तब भी वो पे नहीं कर पाता है तो आई विल पे यू बैक। एक छोटा सा कुछ भी कंडीशन रहेगा, ठीक है, अदरवाइज आई विल टेक 6 मंथ टू रीपे यू बैक द अमाउंट यू हैव गिवन टू ए। समझ में आया? यानी इमीडिएटली प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्टर होने पे जरूरी नहीं है कि अब लायबिलिटी उसकी है, लेकिन कुछ टाइम उसको दिया जा सकता है, कुछ कंडीशंस उसमें है जो परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसके बाद आपका वो गारंटी जो अमाउंट है वो आपको वो पे बैक कर देगा। समझ में आया कंडीशनल और एब्सोल्यूट? यस मैम। फिडेलिटी गारंटी। फिडेलिटी गारंटी की दी जाती है किस चीज के लिए, मैं बताती हूँ। ये दी जाती है गुड कंडक्ट के लिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को किराए पे मकान देते हैं, या फिर किसी को घर पे काम के लिए रखते हैं, या ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो हम उसके बोलते हैं ना, जैसे हमारा ही, हमें किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो पहले यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, राइट? दैट इज व्हाट, वो क्या होगा, वो फिडेलिटी गारंटी होगा। मींस कि हमारे कंडक्ट की गारंटी दे रहा है हमारा कॉलेज की, अभी तक जो इनका कंडक्ट था उसके बेसिस पर हम गारंटी देते हैं कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, ये अच्छे स्वभाव के है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई? तो इसको फिडेलिटी गारंटी बोलते हैं। जब हम किसी के कंडक्ट की गारंटी देते हैं, तो उसके व्यवहार की या उसके काम काज करने के तौर तरीके की गारंटी देते हैं, तो वो फिडेलिटी गारंटी कहलाता है। ये एक तरीका का कंटिन्यूइंग गारंटी रहता है, ठीक है ना, ये खत्म नहीं हो जाता। एक बार आपने दे दिया गारंटी उसके गुड कंडक्ट की, तो वो कंटिन्यू करेगा। नाउ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट, ये सिर्फ लोन के रीपेमेंट के लिए दिया जाता है। बाकी जब बहुत सारे ये जो हमने देखा अभी तक, कंडीशनल गारंटी, एब्सोल्यूट गारंटी, जरूरी नहीं कि हर समय हम पैसे लोन के ही एवज में ये गारंटी दे, लेकिन जो रिपेमेंट ऑफ डेट है वो लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बिजनेस में भी बहुत तरीके की गारंटीज होती है ना।
कई बार कि तुम गारंटेड लाओ फिर हम तुम्हें सामान सप्लाई करेंगे। तो ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई लोन अमाउंट ही आपसे ले रहा है जिसका आप गारंटी दे रहे हैं। कभी कभी गारंटी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए भी दी जाती है, तो वो इसमें नहीं आएगा। ये जो गारंटी होगा वो सिर्फ लोन आप अमाउंट के एक बार रीपे करने वीडियो के लिए चेक कर होगा। लीजिए ना। क्या हो गया? क्या हो गया? वेटिंग मैम, कुछ बच्चे अच्छा वेटिंग कोई, में हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है। ठीक है। जनरल गारंटी क्या है? जनरल गारंटी इज ए जनरल प्रॉमिस व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी, ठीक है ना। उसके लिए ठीक है, कभी कभी आप तो कहते हो कि किसी को भी ले आओ, ठीक है ना, मोहल्ले में किसी को भी ले आओ, तुम अपने ऑफिस से किसी को भी ले आओ, जस्ट अ मिनट, हम उसको उसके कहने पे, उसके एश्योरेंस पे, उसके सिग्नेचर पे हम आपको ये अमाउंट दे देंगे। जनरल गारंटी जिसमें कोई भी आपका गारंटर बन सकता है, कुछ भी स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है कि कौन होना चाहिए, लेकिन बहुत समय हाँ कुछ पूछना है क्या अनु? यू कैन आस्क। हैंड रेज किया है आपने? गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ तो हम क्या बोल रहे थे कि जनरल गारंटी वैसे गारंटी को बोलते हैं जो किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। जो आपको लोन अमाउंट दे रहा है या आपको कुछ दे रहा है, तो वो जनरल गारंटी हो गया। ये जनरल गारंटी इज द जनरल प्रॉमिस टू एनीवन एक्सेप्टिंग इट, जो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा हम उसके एश्योरेंस पर आपको ये पे बैक कर देंगे। लेकिन स्पेशल गारंटी वो गारंटी होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के कहने पर होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सिर्फ आपके पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपका ऑफिस का जो आपका बॉस है वो अगर मुझे गारंटी देगा तो आई विल गिव यू दैट पर्टिकुलर थिंग। स्पेशल गारंटी में कोई पर्टिकुलर खास आदमी होगा जो उसकी गारंटी लेगा और उस खास आदमी को ही वो लायबल, पर्टिकुलर अगर वो डेट को आप वापस नहीं करते हैं तो उसके लिए किसी को भी नहीं बनाया जा सकता है। इसको हम स्पेशल गारंटी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये इररिवोकेबल होता है, मतलब इसको जब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में एक्स गारंटीज द रीपेमेंट ऑफ 50,000 टू वाई बाय जेड। अगर जेड डिफॉल्टर होता है तो एक्स विल गिव द 50,000 टू वाई। इस केस में स्पेसिफिक गारंटी है, एक्स ही दे सकता है, कोई और उसको रीपे नहीं कर सकेगा। लेकिन जनरल में कोई भी और अगर आकर के चाहे कि उसको हम जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं दिखाती हूँ किसी किसी को किसी गलत काम के लिए कभी पुलिस थाने कोई पकड़ के लेके जाता है, तो कोई जाता है उसको छुड़ाने के लिए, बेल दिया जाता है। बेल कैसे होता है मालूम है तुम्हें? उसके एवज में आप गारंटी देते हो कि आप उसको जब कुछ अमाउंट देते हो, साथ ही ये गारंटी भी देते हो कि आप जब भी आप इसको बुलाएंगे, सम्मन करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। उस बेसिस पे वो आपको छोड़ता है, वो उस आदमी को छोड़ता है जिसको भी जेल पकड़ के ले जाती है पुलिस। अगर कोई इधर उधर का छोटा मोटा कांड किया हो तो, कोई बड़ा कांड किया हो तो मुझे भी नहीं पता कि कभी कभी नॉन अवेलेबल भी हो जाता है वो, तो फिर उस केस में नहीं, लेकिन वैसे वो देती है। तो ये भी क्या, ये भी एक तरीके का गारंटी देना होता है कि ठीक है, ही विल कम टू यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कभी कभी आपको स्पेसिफिक कोई बंदा है तभी दे सकता है, लेकिन किसी किसी केस पे जनरल गारंटी भी चलता है कि कोई भी किसी भी कोई भी आपका दोस्त या पड़ोसी, जैसे बेल के केस में कोई भी जाकर के तुम्हें वो वहां पे अमाउंट डिपॉजिट करके और साइन करके वापस आपको, या जो भी जिसको भी ले गया उसको लेकर के आ सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड गारंटी, अनलिमिटेड गारंटी यानी कि nth नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए दिया गया। मैंने एक बार बोल दिया कि इसमें कितना भी, जैसे हमने उस दिन देखा था कि 2000 तक का या 10,000 तक का कितना भी ये क्या करेगा, ये अनलिमिटेड नहीं, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज करी, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। अनलिमिटेड गारंटी मीन क्या? अनलिमिटेड गारंटी मतलब कितने भी अमाउंट का या किसी भी टाइम पीरियड तक ये गारंटी क्या होगा ना, इसमें टाइम पीरियड फिक्स है कि इतने साल के बाद आपको रीपे कर देना, अनलिमिटेड टाइम के लिए गारंटी दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें मैं ना तो टाइम का जिक्र है, या तो टाइम या पेमेंट, कुछ दोनों में से एक होगा जो अनलिमिटेड होगा। यानी आप उसमें ये नहीं लगा सकते कि ये 6 इयर्स के लिए है या 7 इयर्स के लिए है। 7 साल के बाद भी अगर आप मुझसे नहीं लेते तो आई विल नॉट गिव यू
द अमाउंट, ठीक है ना, फिर मैं गारंटी नहीं लेता, ऐसा नहीं होगा। या तो वो टाइम पीरियड में कैपलेस होगा, लिमिटलेस होगा, या फिर पेमेंट में, अमाउंट में, ऐसा नहीं कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख, एनी अमाउंट कैन बी देयर, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट हो सकता है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। जैसे हमने अभी तक देखा था ना कि 10,000 तक की गारंटी लेते हैं, या फिर 10,000 की गारंटी लेते हैं, या 2,000 की लेते हैं, या 50,000 लेते हैं, इससे ज्यादा का गारंटी मैं नहीं लूंगा। अनलिमिटेड गारंटी मतलब कोई भी अमाउंट है, आई विल गिव यू द गारंटी। समझ में आ गया? या फिर किसी भी टाइम आप आकर के पैसा मांगे, आई विल पे यू बैक, राइट, जिसमें कोई कैप नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अनलिमिटेड गारंटी। और इसके अलावा एक कंटिन्यूइंग गारंटी होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी मीन्स जो कंटिन्यू करे कितने भी ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि जरूरी नहीं सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने आपको गारंटी दी। अगर मैंने आपको एक ही बार में बोल दिया कि 10,000 तक के लिए या 1 लाख तक के लिए, जितना भी सामान ले जाएगा, मैं 1 लाख तक की गारंटी आपको हर ट्रांजेक्शन पर देता हूँ। मतलब समझ में आया? ये एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। कंटिन्यूइंग गारंटी सपोज यहाँ है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी। ए बी को, जो एक पेंट डीलर है, ठीक है ना, कलर्स और पेंट्स और इसमें डील करता है, उसको गारंटी देता है कि तुम 10,000 के अमाउंट तक का जो भी सप्लाई करोगे सी को, वो उसकी गारंटी मैं देता हूँ। यानी 10,000 तक का जो भी आप सप्लाई करेंगे सी को, अगर उसने पे बैक नहीं किया तो आई विल पे यू बैक। ओके, नाउ बी ऐसे ही करता रहा, सी को 10,000 तक का सामान देता रहा, और सी क्या करता रहा, उसके लिए उसको वापस से पेमेंट करता रहा। तो अभी तक ए का कोई रोल आया नहीं था, क्योंकि सी अपना काम खुद कर लेता था, सी पे बैक कर देता था पैसा। बाद में क्या हुआ, सी एक बार बी ने सी को 20,000 का सामान भेजा, ठीक है, और सी ने उस टाइम पे बैक नहीं किया, वापस नहीं किया, तो अब वो ए के पास किया कि अब आप मुझे दीजिए पैसा। तो कंटिन्यूइंग गारंटी कहां तक, कंटिन्यूइंग गारंटी है इसीलिए ए लायबल है, अभी भी ए लायबल है, लेकिन वो सिर्फ 10,000 तक अमाउंट के लिए लायबल है। जो एक्स्ट्रा 10,000 का आपने सामान उसको भेजा है, उसकी लायबिलिटी ए की नहीं होगी। समझ में आया कंटिन्यूइंग गारंटी? अगर आप एक बार बोलते हैं कि मैं चाहे तुम जितना भी इसको ट्रांजेक्शन दोगे, इतना तक का मैं गारंटी लेता हूँ, देता रहूंगा, इतना तक मैं पे करूंगा, तो उसी अमाउंट तक की गारंटी मेरी है। उसके आगे अगर आप कुछ दोगे तो उसके बाद की लायबिलिटी मेरी नहीं है, लेकिन वहां तक की, उस अमाउंट तक की गारंटी मेरी है, आई विल गिव यू। ओके, ये हो गया। अब रिवोकेशन ऑफ गारंटी। रिवोकेशन मतलब मैम गारंटी वापस ले लेना। हो गया। कैंसिल कर, हाँ बिल्कुल, हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं गारंटी को, कैसे रिवोक कर सकते हैं इस एग्रीमेंट को? सबसे पहले बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द श्योरिटी। जो गारंटर है, जो श्योरिटी है, जिसने गारंटी दी है, वो क्या कर सकता है, वो क्रेडिटर को नोटिस भेज सकता है कि नाउ ऑनवर्ड आई एम नॉट टेकिंग गारंटी ऑफ दिस पर्सन और एनी अमाउंट गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैं अब अपना जो अब तक जो मेरा कंटिन्यूइंग गारंटी भी आप बाय रिवोकेशन कैंसिल कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी ठीक है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए चला, लेकिन नाउ अब आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, या अब आप उसकी गारंटी नहीं देना चाहते हैं, तो यू कैन विड्रॉ इट बाय नोटिस टू द श्योरिटी या नोटिस क्रेडिटर को भेज करके इसको टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कब, किस ट्रांजेक्शन के लिए? जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए। बोलो। नो मैम, पहले ही करना होगा कैंसिल। बिल्कुल, जो भी वो कैंसिलेशन करेगा वो फ्यूचर के लिए करेगा। अब तक जितना हो चुका है उसके लिए अभी भी उसकी लायबिलिटी बनी हुई है, आगे से नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि ए ने किसी को, ए और बी के बीच में 7 ट्रांजेक्शन या 2 ट्रांजेक्शन या 3 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, या कुछ अमाउंट ऑलरेडी आपकी गारंटी देने की वजह से हम उसको अमाउंट दे चुके हैं। तो ये जिस गारंटी को ऑलरेडी, जिसके ऑलरेडी आप गारंटर रह चुके हो, वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, यानी फ्यूचर ट्रांजेक्शन से ये कैंसिल होता है या रिवोक होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी होगा,
It is open to the surety to terminate after due notice to the creditor in respect of any future transactions. यानी भविष्य में आगे के कोई ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि अब अपनी गारंटी को या उसको वापस लेता हूँ। दूसरा है बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर श्योरिटी का डेथ हो जाता है, जिसने आपको गारंटी दे रखी है वही नहीं रहा, तो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फॉर दैट पर्पस वो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए भी खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा एग्जिस्टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी वेरिएशन, हाँ ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन होता है, कोई आप चेंजेस करते हैं, तो भी वो चेंज भी, इसको नोवेशन भी बोलते हैं, आई डोंट नो, यहाँ यूज किया है हमने। इफ एनी वेरिएशन हैज बीन मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, यानी हमने ऐसे भी कहा था कि कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर अगर कोई गारंटी हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी चेंजेस करते हैं, जो चेंजेस जिस पर आपको गारंटी मिली हुई है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को जैसे ही आप चेंज करेंगे विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, तो वो क्या हो जाएगा, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट हो जाएगा ना। हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वेरिएशन करने पर, कुछ भी चेंज लाने पर, वो चेंज अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया श्योरिटी को, तो वो एक तरीके का कंसीलमेंट समझा जाएगा, तो इसलिए भी वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप ही, वो गारंटी या श्योरिटी का रोल वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन बाय द क्रेडिटर व्हिच मेक गुड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ श्योरिटी इज अमाउंटेड टू रिवोकेशन, यानी कि क्रेडिटर द्वारा किया गया कोई ऐसा काम या ऐसा काम नहीं होना जो भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अगेंस्ट जाता है। क्रेडिटर भी कोई ऐसा काम करता है जो उसने जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर प्रिंसिपल डेटर को अमाउंट दिया है या कुछ भी सामान दिया है और उसके अगेंस्ट लिया है गारंटी श्योरिटी से, वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट अगर जाता है या कुछ ऐसा करता है या कुछ वैसा नहीं करता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है करने को, तो क्या होता है, इवेंचुअली ही लूजेस द गारंटी ऑफ द श्योरिटी। ठीक है, इससे भी रिवोकेशन माना जाता है। समझ में आया? क्रेडिटर द्वारा कुछ काम करना या ना करना जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन्ड है कि आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना है, तो जो मना है नहीं करना वो आपने कर दिया, या फिर जो लिखा हुआ है कि आपको करना है वो आपने नहीं किया, दोनों ही केसेस में इवेंचुअली क्या होता है कि आपका जो गारंटी है वो रिवोक हो जाता है। फिफ्थ है नोवेशन। नोवेशन मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करके नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। तो जैसे ही आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने का कोशिश किया या रेक्सिंड करने का कोशिश किया और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, तो जो गारंटी दी गई थी वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई थी, इसलिए जैसे ही आपने एग्रीमेंट चेंज किया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल होते ही गारंटी या श्योरिटी का भी रिन्यूअल होना जरूरी है। अगर उसने नहीं दिया है आपके चेंज कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी गारंटी, तो फिर वो रिवोक्ड माना जाएगा। समझ में आया? जो टर्म्स एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने रिन्यू कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट पे क्या पास्ट कंसिडरेशन चलेगा? नो मैम, नहीं चलेगा। अगर रिन्यू किया आपने कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को, तो पुराना वाला जो दिया गया था गारंटी वो अपने आप ही रेस्टिंग हो जाता है, रिवोक माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है? अभी एग्जिस्टिंग डेट के लिए हमने आपको दिया, ठीक है, फ्यूचर डेट के लिए दिया, अभी तुमने उसको 2 लाख रुपया दिया या 50,000 दिया और इस ऋण के लिए मैंने आपको गारंटी दिया, बाकी कोई मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं, एग्जिस्टिंग डेट के लिए जब हम गारंटी देते हैं। तो और प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं जब फ्यूचर डेट्स के लिए हम देते हैं, फ्यूचर में तो उसको कुछ अमाउंट देने वाले और उसकी गारंटी मैं अभी देता हूँ कि अगर वो पे बैक नहीं करेगा तो आई विल गिव यू दैट। फ्यूचर केस में प्रोस्पेक्टिव गारंटी कहलाता है और एग्जिस्टिंग डेट के केस में जब गारंटी दी जाती है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज गारंटी फॉर द इंटायर डेट। ठीक है, अगर अच्छा ये पार्ट वाइज भी हो सकता है, जैसे हमने कहा था ना अभी कि 10,000 तक के लिए हम आपको गारंटी देते हैं, तो 10,000 के ऊपर जो भी दिया उसकी गारंटी तो मैंने नहीं दिया,
ठीक है ना। अब ये क्या हो सकता है, होल अमाउंट की गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है, मेरा ज्यादा भरोसा है। गारंटी हमेशा कब दी जाती है, गुडविल के लिए दी जाती है, ठीक है। गारंटी या इंडेमनिटी हमेशा गुड फेथ पे दी जाती है, जिसकी आप गारंटी लेते हैं या जिसको आप इंडेमनीफाई करने की जो इंडेमनीफायर है वो हमेशा गुड फेथ में आपको गारंटी या इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जब होल अमाउंट है तो कभी अगर आपके वो गुड फेथ में है या आपके घर का कोई आदमी है जिसके अगेंस्ट में आप गारंटी दे रहे हो, तो मे बी यू कैन गिव गारंटी फॉर द होल अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट इज देयर इन द एग्रीमेंट, सारे अमाउंट का आप गारंटी लेते हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटी। दो केस है, रिवोकेशन ऑफ गारंटी, रिवोकेशन ऑफ एक्चुअली ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कब होता है, अ गारंटी गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग डेट कैन नॉट बी रिवोक, जब जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसके लिए हम रिवोक नहीं कर सकते हैं, वो रिवोक नहीं हो सकता, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, गारंटी फॉर ए फ्यूचर डेट और कंटिन्यूइंग गारंटी कैन ओनली बी रिवोक। कौन सा गारंटी आप रिवोक कर सकते हैं, तो फ्यूचर डेट के लिए, या फिर जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसको आप अब स्टॉप कर सकते हैं कि अब हम इस डेट के बाद अगर आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो मेरी गारंटी अब नहीं है, यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो मैंने आपको पास्ट में दिया था वो अब खत्म हो गया। इतना ही है, समझ में आ गया गारंटी के बारे में कुछ, या कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग चलेंगे आज लॉ ऑफ एजेंसी पे, नया टॉपिक। कुछ पूछना है? हम कंटिन्यूइंग मैम गारंटी को अनलिमिटेड कैसे गारंटी बता सकते हाँ, एक मिनट, दो क्वेश्चन था, बोलो एक बार। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? हैं? यस मैम। ओके, कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे होता है मैं बताती हूँ कि सपोज करो, बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी के बीच में हमेशा कुछ हमेशा लगातार उनका बिजनेस ऐसा है कि एक का इंफ्रास्ट्रक्चर का है, घर बनाने का काम है, उनका प्रॉपर्टी का काम है, और दूसरे का क्या है, प्रॉपर्टी मटेरियल जो सामान से घर बनता है, ठीक है ना, कंक्रीट, सीमेंट, लोहा, ये सब बेचने का काम है। तो अब क्या है कि ए और बी दोनों का काम एक जैसा है, एक सप्लायर है और एक बायर है इसमें। अब क्या होगा कि ए बी लगातार अपना कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन चलते रहता है, लेकिन उधार पे भी ये लोग सामान लेते हैं। अब बोलेगा ए बी को कि मैं तुम्हें अब हमेशा इतना इतना अमाउंट का तुम ले जाते हो, 20-20 लाख का, 25-25 लाख का सामान हम तुमको क्यों दे बिना किसी गारंटी के, किसी का गारंटी लेकर के आओ, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है ना, हर महीने में हर 8-9-10 ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या है कि कौन आकर के आपको गारंटी देगा, ठीक है ना, इतना कौन गारंटर आएगा और इतना अलग अलग बॉन्ड भरेगा, साइन करेगा। तो वंस इन अ वाइल क्या होता है कि कोई पार्टी है जिसके गुड फेथ में बी है, जिसको बी बी पर जिसको बहुत भरोसा है, या जो क्लोज रिलेटिव्स है या अच्छे से उसको जानते हैं, वो क्या बोलेंगे उसको कि ठीक है भैया, तुम एक बार हमसे साइन करवा लो, हम तुमको कंटिन्यूइंग गारंटी देते हैं, यानी कि हम आपको कंटिन्यूइंग गारंटी देते हैं। दैट मीन्स कि ये महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उसमें 5 लाख तक का जितना, जब तक तुम माल भेजते रहोगे, मेरे तरफ से 5 लाख तक का माल तुम्हारा इंश्योर्ड है। आई विल पे यू बैक इफ बी विल नॉट, इफ बी बिकम्स डिफॉल्टर, ठीक है। अगर बी आपको नहीं पे बैक करता है तो मैं आपको पे करता रहूंगा, ठीक है। अब रोज रोज का ट्रांजेक्शन से रोज रोज आकर के कौन एक एग्रीमेंट साइन करे, तो ये हो गया, ठीक है। अब वो चलता रहेगा, 5 लाख तक के अमाउंट के लिए हमेशा देते रहेंगे। लेकिन कोई बीच में बेकार में फंसा हुआ, अब उसको मन हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चला है, जब तक चलना था चला, अब उसको मन है कि नहीं, मैं इसमें नहीं रहना चाहता भाई, अब तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं इस शहर से जा रहा हूँ, या फिर कोई भी अपना व्यक्तिगत परेशानी हो उसका, तो ये गारंटी वो क्या कर सकता है, करना चाहता है, श्योरिटी जो है जिसने दिया था, ए बी सी के बीच में सी श्योरिटी है, तो वो क्या बोलता है कि अब मैं ये कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वो क्रेडिटर को नोटिस लिख करके बोल सकता है कि अभी तक 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो तो मेरे नॉलेज में है, और उसकी तो मैं गारंटी आपको एज ए कंटिन्यूइंग गारंटी मानता हूं कि है, लेकिन आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल होगा, ठीक है ना। अब 1 अप्रैल से
ठीक है। 1 अप्रैल से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर ये जो मैंने आपको कंटिन्यूइंग गारंटी दिया था वो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अब वो वापस लेता हूँ। मैं अब इमीडिएट आगे के ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये 31 मार्च तक के लिए या 30 मार्च तक के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसके लिए वो गारंटर रहा, श्योरिटी रहा, लेकिन अब उसने कंटिन्यूइंग गारंटी रोज रोज आके साइन नहीं करना पड़े इसके लिए जो उसने एक बार एकदम से कंटिन्यूइंग गारंटी सिग्नेचर साइन कर दिया था जो लगातार चलता रहेगा जब तक कि वो रिवोक नहीं किया जाएगा। तो अब मैं रिवोक करता हूँ, यानी अब तक की जितनी भी लायबिलिटी है वो मेरी है 5 लाख रुपए तक की या जो भी मैंने अमाउंट अग्रीड किया था तब तक की। लेकिन ये 31 मार्च के बाद अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो नाउ अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। समझ में आया? कंटिन्यू मतलब लगातार चलते रहने वाला। आपको इसमें क्या होगा कि हर बार के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा श्योरिटी को ढूंढने। एक बार श्योरिटी ने बोल दिया कि इतना तक का अमाउंट, चाहे आप जितना भी ट्रांजेक्शन करें मैं इतना तक के अमाउंट को कवर करूंगा। ठीक है, समझ में आया? लगातार चलने वाला गारंटी। Yes, ma'am. हाँ अक्षय, तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन था, पूछो। मैम अनलिमिटेड गारंटी फर्स्ट बता दीजिए मैम। अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड गारंटी जहां पे या तो टाइम पीरियड या अमाउंट दोनों ही, जैसे अभी मैंने कहा ना, अभी मैंने तोसी को जब मैं समझा रही थी कंटिन्यूइंग गारंटी तो मैंने बोला ना कि 5 लाख तक के लिए आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यस मैम। अनलिमिटेड में ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई कैपिंग नहीं रहेगा कि इतने अमाउंट तक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अनलिमिटेड इज लाइक ब्लैंक चेक। ठीक है ना, कोई भी अमाउंट आप दे रहे हो और आई एम गिविंग द गारंटी कि तुमको वापस करेगा और अगर ये वापस नहीं करेगा तो आई विल गिव यू पे बैक, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मानते हुए। ठीक है, अनलिमिटेड में या तो अमाउंट अनलिमिटेड होगा या फिर टाइम पीरियड अनलिमिटेड होगा, यानी कितने भी समय के लिए वो गारंटी दी जा सकती है या कितने भी अमाउंट के लिए वो गारंटी दी गई है। समझ में आया? दोनों में से कुछ तो अनलिमिटेड रहेगा तभी वो अनलिमिटेड गारंटी। एग्जाम्पल ऐसे, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि मैंने अगर कुछ लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लोन ले रहे हैं तो अगर वो 1 करोड़ का लोन ले रहा है तो आई विल नॉट से कि मैं सिर्फ 50 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ या 90 लाख के लिए, वट एवर ही इज टेकिंग 1 लाख 1.5 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ वट एवर अमाउंट somebody is applying for the debt, वो सारे अमाउंट का मैं आपको क्या करता हूँ होल गारंटी की तरह, जैसे हमने होल गारंटी कहा ना वैसे अनलिमिटेड गारंटी कितने भी ट्रांजेक्शन के लिए, कितने भी अमाउंट के लिए और कितने भी पीरियड टाइम पीरियड के लिए, 5 साल 7 साल 10 साल के लिए आपने लोन दिया है और मैं उसकी गारंटी देता हूँ। समझ में आया? यस मैम। जिसमें पूरा का पूरा अमाउंट कवर्ड नहीं होता है मैम। ऐसा सिर्फ बैंक में हो सकता नहीं, नहीं बिजनेस में भी। देखो बैंक में बिजनेस ही करता है नॉर्मली हम लोग लोन बैंक से लेते हैं इसलिए हमें पता है, जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं ना उनमें आपस में भी ट्रांजेक्शन होता है तो गारंटी के बेसिस पर होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग लोन लेते हैं या मॉर्गेज करते हैं अपने प्रॉपर्टी को तो बैंक के साथ करते हैं, इसलिए वी नो इन दैट टर्म बैंक के केस में तो होगा ही होगा। बाकी बैंक में भी आप ये कर सकते हो, पार्शियल रख सकते हो, पार्ट वाइज कर सकते हो, गारंटी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप किसी के इंटायर लोन अमाउंट का गारंटी दो। अगर उसमें वो अलाउ करता है तो, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस में रहता है तो आप पार्ट वाइज गारंटी भी ले सकते हो। इवन गारंटी चलो यहाँ तक बता दिया तो एक ये भी बात बता, गारंटी में को गारंटी भी आता है कि जरूरी नहीं है कि सारे अमाउंट की गारंटी एक ही आदमी ले ले। को गारंटी वो बोल सकता है कि इतना अमाउंट का मैं इस लोन की गारंटी तो लेता हूँ लेकिन इसके साथ साथ एक और गारंटर को आप लाइए। मतलब श्योरिटी भी आपको बोल सकता है कि मुझे को एक और श्योरिटी चाहिए ताकि हम दोनों लायबिलिटी को शेयर कर सके अगर ये डिफॉल्टर होता है तो। समझ में आया? तो को श्योरिटी भी हो सकता है, यानी एक साथ 2 श्योरिटी भी रह सकता है किसी लोन के लिए। समझ में आया कुछ अक्षय? यस मैम। ठीक है, अभी शुरू करें। दूसरा टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एजेंसी। ऐसे तो तुम लोग का टाइम अभी मैं अटेंडेंस ले लूं क्या पहले, लेकिन हो नहीं पाएगा, अटेंडेंस उसके बाद लेते हैं, थोड़ा भी शुरू कर लेते हैं। चलो ये नोट्स में भेज दूंगी, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, एक बार पढ़ के देख लेना। और एक बात, मैंने जितना भी भेजा है ना आप लोग को नोट्स थोड़ा संभाल के रखिएगा क्योंकि मेरा पेन ड्राइव
पता नहीं आज कैसे खराब हो गया। तो जो भी इसमें मैंने डेटा अभी तक रखा था सब कुछ मैं रिट्राइव नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो जो भेजा है वो एटलीस्ट संभाल के रखना सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, सो दैट कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपसे ले सकूं। बाकी तो मैं खुद करूंगी कुछ इंतजाम। ठीक है, डिलीट मत मार देना, यस मैम। कहीं कहीं सेव करके रखना, सो अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं तुम लोगों से ले है सकूं। मैम। चलो नेक्स्ट, ये लॉ ऑफ एजेंसी क्या है या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है। चलो समझने के लिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या उसका बहुत जगह बिजनेस ऑपरेटर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं भी हो लेकिन बिजनेस उसका 2-3 जगह पे अलग अलग जगह पे ऑपरेट होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है पर्सनली वो हर ट्रांजेक्शन में फिजिकली प्रेजेंट हो, हर जगह चला जाए। ठीक है ना, एक आदमी के देखो, इवन तुम किसी का एक ही आदमी ऑफिस ही रोज रोज जाना होता है, तो उसका कोई दूसरा काम है जहां उसका ज्यादा जरूरी है, तो वो हर जगह अपने आप पर्सनली या फिजिकली नहीं अवेलेबल हो सकता है। तो वैसे में वो क्या करता है, वो किसी और को ऑथराइज करता है, जिसको वो ऑथराइज करता है अपने बिहाफ में काम करने के लिए, वो ही एजेंट कहलाता है, और इसी को हम प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लीगल रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं कि आपने फ्रेंडली बेसिस पर अपने भतीजा को भेज दिया या किसी को भेज दिया। दिस शुड बी, देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या बोलता है, अपने काम के बदले में, अपने काम को करवाने के लिए किसी और आदमी को एम्प्लॉय करता है, उसको डिप्लॉय करता है कि तुम मेरे बदले में जाओ और ये काम कर लो, उसको हायर करता है सर्विसेज के लिए ताकि आप जाकर के इस काम को देखिए। ठीक है, तो वो एजेंट हो जाता है, और जो उसको एम्प्लॉय करता है या डिप्यूट करता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, द पर्सन हु एक्ट्स इन प्लेस ऑफ अदर्स आर कॉल्ड एजेंट्स। वो आदमी जो किसी और के जगह पे और के बदले में काम करता है उसको एजेंट कहते हैं। और एक एजेंट क्या हो गया, अब एक एजेंट हो गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, जो जिसने उसको डिप्लॉय किया, जिसने उसको रिक्रूट किया है, जिसने उसको रखा है, और जिस पार्टी के बीच में वो काम करने जा रहा है, तो उसके बीच में एजेंट क्या हो गया, प्रिंसिपल के बीच में और तीसरे पार्टी के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person। किसी तीसरे पार्टी के साथ काम करते समय एजेंट वो होता है जो अपने द्वारा, जिसके द्वारा वो एम्प्लॉयड किया गया है, जिसके द्वारा वो रिक्रूट किया गया है, या तो उस आदमी को प्रेजेंट करे या किसी और आदमी को प्रेजेंट करे थर्ड पार्टी के साथ काम करते हुए, उसको हम एजेंट कहते हैं। एजेंट सिंपली, अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ए यहाँ लिखा हुआ एम अपॉइंट डी टू परचेज 1000 बुक्स ऑन हिज बिहाफ। एम क्या है, एम डी को अपॉइंट करता है कि आप मेरे बदले में जाइए और 1000 बुक खरीद के लाइए किसी भी दुकानदार से या किसी भी जगह से। एम क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल हो गया, और डी क्या हो गया यहाँ पे, एजेंट हो गया। ठीक है ना, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो गया वो एजेंसी हो गया। अब ये एम और डी के बीच में जो जिससे बुक खरीदा, ठीक है ना, बुक तो किसी बुक किसी शॉपकीपर से खरीदा होगा या किसी जगह से खरीदा होगा, तो जिससे 1000 बुक्स लिया वो थर्ड पर्सन हो गया। तो ये थर्ड पर्सन और एम के बीच में डी क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, एजेंट का काम करता है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब कौन कौन एजेंट को रिक्रूट कर सकता है, यानी क्या कौन आदमी एजेंट डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन से लोग कॉम्पिटेंट होते हैं एजेंट को रिक्रूट या एजेंट को डिप्लॉय। अच्छा, एजेंसी के लिए कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आपने किसी को एजेंट बनाया तो आपको उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। दैट नाउ अगेन डिपेंड्स, ये आपका मेयर एक्सेप्टेंस, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप मेरे लिए काम करेंगे एज एन ऑथराइज्ड पर्सन, तो ये भी एक प्रॉपर और एक्सेप्टेंस भी अपने आप में क्या है, कंसिडरेशन है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी इसमें कुछ कंसिडरेशन हो ही। ठीक है, बिना कंसिडरेशन के एक्सेप्टेंस भी कंसिडरेशन जैसा ही माना जाता है यहाँ पर, कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया वो ड्यूटी तो आपने काम को एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके लिए कोई अलग से कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है एजेंसी में। ठीक है,
Any person who is the age of majority according to law, sound-minded may employ an agent. यानी जो मेजर है, यानी प्रिंसिपल को क्या होना चाहिए? Major होना Major, yes. Principal should be mature. Principal should be major. So और sound-minded भी होना चाहिए. तभी वो क्या कर सकता है? एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है. कैसे आवाज आ रही है? म्यूट कर लो. हाँ. एजेंट्स डू नॉट इनकर एनी पर्सनल लायबिलिटी. ठीक है. अब एजेंट को क्या है? एक तो जो प्रिंसिपल होगा वो मेजर होगा और वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, तभी वो डिप्लॉय कर सकता है एजेंट को. माइनर, इसका मतलब है कि माइनर और अनसाउंड माइंडेड या ल्यूनेटिक वगैरह एजेंट नहीं रख सकते हैं. दूसरा है एजेंट की अपनी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती. क्यों पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती? क्योंकि वो अपने बिहाफ पे काम ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है. तो माना जाता है पर्सनल लायबिलिटी इसीलिए उसकी कुछ नहीं होती है क्योंकि यह माना जाता है कि ही हु डज थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ. वह व्यक्ति जो किसी और के थ्रू काम करवाता है, ऐसा माना जाता है कि वो वह खुद कर रहा है. समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल इसका मैं आपको देती हूँ. जैसे कि किसी के कहने पर, ठीक है ना, दाऊद इब्राहिम के कहने पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया मुंबई में या किसी जगह पर, तो क्या हुआ? वो तो उसका सिर्फ एक एजेंट है ना जिसने किया. रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन कल्प्रेट कौन है? जिसके सारे पे किया, ठीक है ना, जिसके कहने पे किया, जिसके लिए किया, वो मेन कल्प्रेट है. तो यहाँ पे भी वही है, जो एजेंट, जो प्रिंसिपल है, अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया, मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? ये माना जाता है कि वह आदमी जो किसी के लिए, जो मैं जैसे किसी के कहने पर वो काम कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो काम बस मैं कर रही हूँ. कर कौन रहा है? एक्चुअली वो कर रहा है जिसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ. तो ऐसा माना जाता है एजेंसी में कि he who does through another, वह आदमी जो किसी दूसरे के थ्रू, दूसरे के सहारे से काम करता है, इन एजेंसी इट इज सपोज दैट वो खुद ही यहाँ काम कर रहा है. ठीक है ना? यानी वो सिर्फ एक मियर रिप्रेजेंटेशन है. एजेंट इज जस्ट अ डमी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्सन. द रियल पर्सन बिहाइंड हिम इज प्रिंसिपल. ओके. Yes, ma'am. नाउ तीसरा, जनरली क्या होता है? एजेंट्स आर अपॉइंटेड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर ऑथराइज्ड टू